Hi, guys, and welcome to Wholesome Conversations with Holistic Edu. Today, we have with us an amazing personality, someone who's a bit of a maverick, someone who's left the formal education system and has taken tremendous strides in the path he's chosen for himself. And he's a bit of an expert in this topic that we've been pursuing for this week, project based learning. So, let's welcome Mihir Patak, who is the founder of Learning Wala Studio. Hello, Mihir. Hello. Hello, nice to see you. So, I was just telling the viewers about how you've had such an amazing journey. Like, you were dissatisfied with the formal education system, you left it, and then you created your own path. And tell us about your journey. How did you come to Learning Wala Studio? What is the vision behind it, and what was the journey behind it? Right. Thank you, Pooja, for having me. पहले तो ये जो एजुकेशन सिस्टम से डिससेटिस्फाई होने वाली बात है, वो बहुत ही अभी जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तब मुझे थोड़ा सा रियलाइज होता है कि हाँ यार, मतलब मैं रियली में डिससेटिस्फाई था कि नहीं। मतलब मैं कुछ एक नया ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली जर्नी ऐसी रही है। तो 10th के बाद मैं स्कूल नहीं गया हूँ, कॉलेज भी नहीं गया हूँ। तो एडमिशन ज़रूर लिया था, पर मैं कॉलेज और स्कूल बंक करके अलग अलग तरह के काम करता था, प्रोजेक्ट्स करता था। तो उसमें थिएटर में काम करना हो, ड्रामा में काम करना हो, या कविताएं लिखना हो, या बहुत सारी किताबें पढ़ना हो, या बहुत सारे नए नए लोगों से मिलना हो, या फिर बच्चों के साथ काम करना हो, या टेक्नोलॉजी के साथ काम करना हो, तो कोडिंग खुद से सीखना, वेबसाइट्स बनाना सीखना। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं पिछले कुछ सालों में। और फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि भाई बच्चों के साथ काम करना वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और जब मैं क्लासरूम में होता हूँ या बच्चों के साथ होता हूँ, तब मैं अलाइव फील करता हूँ कि नहीं यार, मैं कुछ कर रहा हूँ, मज़ेदार है ये चीज़। तो और मुझे सब कुछ करना था। लाइक मुझे फिलोसॉफी में भी इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में भी इंटरेस्ट है, मुझे मुझे लिटरेचर में भी इंटरेस्ट है। तो ऐसा कोई कोर्स में ढूंढ नहीं पाया कि जिसमें ये सब कुछ मिल सके। तो मुझे फिर वो सेल्फ डिज़ाइन करना पड़ा कि भाई ये चीज़ मैं खुद बनाता हूँ, चलो मेरे लिए खुद डिज़ाइन करता हूँ। और इस तरह से जर्नी शुरू हुई। एंड बच्चों के साथ का जो लगाव है वो एक एक एंकर पॉइंट बन गया कि जहाँ पे मैं जाके सब कुछ करने लगा। एंड देन धीरे धीरे अल्टरनेटिव एजुकेशन के बारे में पढ़ने लगा, सुनने लगा, अलग अलग स्कूल्स की विजिट करने लगा। तो मैंने इंडिया की काफ़ी सारी स्कूल्स, अल्टरनेटिव स्कूल्स, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गोवा, उस तरह अलग अलग सिटी में जाके, गुजरात में कुछ स्कूल्स में जाके विजिट की है। वहाँ जाके मैं रहा हूँ, वॉलंटियरिंग किया है, वहाँ के माध्यम को, वहाँ की प्रोसेसेस एंड पेडागोजीज को समझने का ट्राई किया है। तो इस तरह से जर्नी शुरू हुई। तो लर्निंग वाला स्टूडियो पे आते हैं कि ये एक्चुअली एक इनिशिएटिव बोल सकते हैं। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था या कंपनी या ऐसा कुछ नहीं है, पर एक ख्वाहिश है कि बेसिकली बच्चों के साथ काम करते करते मुझे जो रियलाइजेशन हुआ कि भाई टीचिंग इज़ अ रिलेशनल प्रोसेस। हम बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं और वो संबंध में से सीखना पनपता है। तो वो संबंध बनाने के लिए कौन-सी पद्धतियाँ, कौन से प्रोसेसेस हमें मददरूप हो सकते हैं एज़ ए एजुकेटर या एज़ ए एडल्ट, तो वो मैं खोजने की कोशिश कर रहा था। और जो मेरे दिल के करीब था, जैसे कि म्यूज़िक है, ड्रामा है, प्रोजेक्ट्स है, अलग-अलग विषयों के साथ जुड़ना। मुझे सब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज़ नहीं पसंद है, मुझे मल्टीडिसिप्लिनरी चाहिए, सब कुछ एक-दूसरे से मिला हुआ चाहिए। तो वो मुझे पसंद आता था। तो मैं ऐसी टेक्निक्स, ऐसे प्रोसेसेस ढूँढने लगा। और साथ-साथ में थोड़ी फ़िलॉसफ़ी एक्सप्लोर कर रहा था। तो कृष्णमूर्ति मैंने खूब पढ़ने की कोशिश की है। तो वो बताते हैं होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में कि भई बच्चों में संवेदनशीलता होनी चाहिए, और वो सिर्फ़ बुद्धि के विकास से नहीं आती, सिर्फ़ फ़िज़िकल डेवलपमेंट से नहीं आती, पर एक होलसम डेवलपमेंट होना चाहिए, तब वो खिलता है। तो वो होलसम डेवलपमेंट क्या होता है, और वो लाने के लिए क्या-क्या एलिमेंट्स आपको पेडागोजी में लाने पड़ेंगे,
तो ऐसा सब सोचते सोचते लर्निंग वाला स्टूडियो का जन्म हुआ है, जिसमें हम लोग ऐसे ऐसे प्रोसेसेस खोजने के ट्राई करते हैं और दूसरे टीचर्स के साथ बांटने का ट्राई करते हैं, दूसरे टीचर्स, पेरेंट्स, जो भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ शेयर करने का ट्राई कर रहे हैं बेसिकली. So that's the short introduction of Learning Wala Studio basically. Yeah. Wow, I love that definition. I think one sentence that I'll take from you is when you said learning is about a relationship process and how teaching and learning is about forming relationships. That's beautiful. So I also see, Krishnamurti is also like, very close to my heart. His teachings is something that I really enjoy. And the integration that you're talking about. So holistic education keeps talking about that, right? About integrating, ताकि ये subjects ऐसे अलग अलग साइलोस में ना हो. लाइक मुझे जहां तक याद है, लाइक स्कूल ऑलवेज यूज टू बी मैथ्स की किताब बंद करो, साइंस की खोलो, साइंस की बंद करो, इंग्लिश की खोलो, एंड यू नेवर सॉ एनीथिंग हैपनिंग बिटवीन द सब्जेक्ट्स. सो या, बट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ न्यू टर्म. लाइक जब हम स्कूल में थे तब नहीं था. लाइक एक आधी हम प्रोजेक्ट करते भी थे तो लाइक साल के एंड में यू डू समथिंग एंड उसके मार्क्स मिलते थे. So a lot of people also ask, what is this? What is project-based learning? And क्या benefits है? क्यों लाए हम इसको अपने स्कूल में? So maybe you can share some insights on that. Sure. तो मैंने जिस तरह से बताया कि लर्निंग वाला स्टूडियो में हम लोग ये जो रिलेशन बनाने की जो बात है, उसमें जो हेल्प करते हैं ऐसे प्रोसेसेस को लाने की कोशिश करते हैं. तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो इतना नया भी नहीं है और बहुत पुराना भी नहीं है. सो आप गुरुकुल सिस्टम की बात करो या आप जो पहले के एजुकेशन की बात करो, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से, मतलब बहुत ही फॉर्मल कॉलोनाइज एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घर पे हो रहा है, जो एकदम इनफॉर्मल है, अल्टरनेटिव है, जो खेतों में हो रहा है, जो गांव में हो रहा है, जो गुरुकुल में हो रहा है, वैसे वाले एजुकेशन में हमेशा प्रोजेक्ट से ही सीखा जाता था. मतलब बच्चे बड़ों के साथ मिलके कुछ काम करते थे और उसमें से सीखते थे. ठीक है, तो वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही था. तो एक ऐसे किताबों वाली डेफिनेशन में हम जाए तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ अप्रोच फॉर एजुकेशन के जिसमें बच्चे रियल लाइफ मीनिंगफुल, पर्सनली मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से सीखते हैं. तो अगर मैं कोई चीज ले लूं कि भाई मैं फिल्म मेकिंग का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिल्म बनाने में हम लोग बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ भी काम करते हैं. कि भाई फिल्म बनाने में लैंग्वेज पे भी काम होता है, फिल्म बनाने में साइंस भी आता है, फिल्म बनाने की जो स्टोरी है वो उसमें सोशल साइंस भी ला सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप डाल सकते हो, मैथ्स भी इन्वॉल्व कर सकते हो इसके अंदर. और आप 21st सेंचुरी स्किल्स की अगर बात करें, अभी बहुत ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है कि भाई 21st सेंचुरी स्किल्स सिखानी चाहिए बच्चों को, तो वो भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो कि बच्चे टीम में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बच्चे ये स्टोरी लेनी है या वो वाली स्टोरी लेनी है, ऐसे शॉट लेना है या वैसे शॉट लेना है, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं. ठीक है, आप देखो तो पूरी जर्नी जो है वो क्रिएटिविटी की है कि भाई किस तरह से नई चीजें बाहर लाई जाए, किस तरह से नया नया तरीके का शॉट लिया जाए. ठीक है, तो वो पूरी क्रिटिकल थिंकिंग की और क्रिएटिविटी की जर्नी है. ठीक है, तो इस तरह से आप और पूरी जो बात है फिल्म मेकिंग, वो तो कम्युनिकेशन है. तो आप देखो तो पूरी स्किल्स जो है वो आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो और बच्चे उसमें से चीजें सीख सकते हैं. आपने बताया कि स्कूल के एंड में, मतलब ईयर एंड में एक प्रोजेक्ट होता था, उसके मार्क्स मिलते थे. तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वो नहीं है जिसमें जो आप सीखने के बाद एंड में जो प्रोजेक्ट करते हो. ठीक है, मैंने हिस्ट्री का कोई लेसन पढ़ लिया और उसके बाद में मैंने एंड में कोई प्रोजेक्ट किया, दैट इज नॉट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वो है जिसमें आप प्रोजेक्ट के दौरान वो करते करते ही हिस्ट्री सीखते हो. ठीक है, हिस्ट्री का ही प्रोजेक्ट है और उसमें से ही आप हिस्ट्री सीखते हो. उसके लिए अलग से प्रोजेक्ट करने के लिए मतलब वो एंड में नहीं होता है, तो आप उसमें ही सीखते जाते हो और उसमें से ही आपका असेसमेंट भी होता है. ठीक है, और आप चीजें सीखते जाते हो. तो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ये मेजर डिफरेंस है बेसिकली. तो ये एक डेफिनेशन है. मैं एक छोटा सा वीडियो है, अगर आप बोले तो मैं उसको प्ले करना चाहूंगा.
Yeah. So just a minute. होपफुली आपको स्क्रीन दिख रही होगी. You sat in class, memorized as much as you could, and tried to pass a test at the end. Is that good enough? These days, school can be more interesting and effective by focusing students on work that matters. This is project-based learning explained. Most adults live in a world of projects. Whether it's a job assignment, home improvement, or planning a wedding, we need to actively solve problems. But unfortunately, schoolwork looks more like this than this. Let's take a look at this project-based world. Be clear. She was recently presented with a challenge. Her company, Super Suds, makes soap, and it was up to her to find the most earth-friendly way to produce it in the future. Her boss gave her a budget and a few requirements, and it was up to her to come up with a solution. She organized and managed a team who researched the options and created materials summarizing the issues. Claire's team asked for feedback and presented their findings to the boss. Claire came out of the project looking like a rock star, and she learned a lot about green products. If you look closely, Claire's success involved critical thinking, collaboration, and communication in classrooms. The world needs more Claires, so how do we get them? The answer is project-based learning, or PBL. By focusing students on a project, teachers put them on a path that deepens their knowledge and builds skills they'll need in the future. Here's what I mean. Mr. Simmons has always been a good science teacher, and his students do well on Friday's tests. Unfortunately, what they learned was gone by Saturday morning. That wasn't good enough for him. Soon he learned about project-based learning and decided to give it a shot. Mr. Simmons got the idea for his first project on microorganisms when nearly half of his students were suddenly absent with the flu. He asked his students why they thought so many of their classmates got sick at the same time. That lively discussion produced a lot of good questions and a list of things the kids wanted to know. Mr. Simmons then announced their project was to help elementary school kids understand how can we not get sick. After dividing the class into teams, he got them started on the project. It was up to the students to ask questions, research, collaborate, give each other feedback, and figure out the best ways to make their points clear to children. One team chose to make an educational video on the connection between hand washing and avoiding the flu. Another chose to create posters to show how viruses spread. The project team showed off their final work to an enthusiastic audience of parents and their children at a nearby elementary school. Sitting in the front row was our good friend and local rock star Claire, who saw a bit of herself in the students. It was clear that the project was a success for the students, the audience, and Mr. Simmons. His students practiced critical thinking, collaboration, and communication. The project wasn't about memorization, but learning in depth about viruses and how to prevent spreading disease, a lesson they will never forget. At the end of the presentation, Claire introduced herself to the students and told them that they were rock stars and that the world needs more people who can think like them. To learn more about project-based learning, go to BIE.org. Okay, so that was PBL basically. Yeah. Thanks. That was a really good video, and I think it really explained in just 3 minutes what PBL is, I mean, what project-based learning is all about. So now you were talking about the filmmaking as a project or a project in which we can integrate. Like when you take filmmaking as a project, it can have science in it, it can have social studies. But educators or facilitators also have a long-term plan to make in which they have to finish their curriculum. एक साल का syllabus होता है and they also have exams. So how can an educator do that? If an educator really wants to include project-based learning in her classroom, but also needs to plan for her lessons,
what would you recommend? Any tips or suggestions or techniques that someone can use to include project-based learning in their regular curriculum planning? Right. So basically, project-based learning फुल टाइम मतलब एज ए करिकुलम और एज ए पेडागोजी यूज़ करने वाली स्कूल्स इंडिया में बहुत ही कम है, कि जो मतलब दूसरी कोई पद्धति से या प्रोसेस से नहीं पढ़ाते, सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं। पर तो आपको नाम लेने हैं तो महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल है अहमदाबाद में, रिवर साइड स्कूल है, फिर ग्रीन वैली स्कूल है, फिर हेरिटेज स्कूल है। तो इस तरह से अलग अलग स्कूल्स जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं। पर आप एक नॉर्मल स्कूल है जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अभी नई बात है, मतलब अभी शुरू हुआ है, किसी ने बात की है और आपको वो ट्राई करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 महीने में एक बार प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर लिया, कि 2 महीने में आप कुछ पढ़ाया आपने, ठीक है। उस पढ़ाए हुए को उसको प्रैक्टिकल व्यू देने के लिए, जैसे कि आप साइंस की थियरी क्लास में पढ़ते हो फिर लैब में जाते हो, समथिंग लाइक दैट। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, तो आपकी जो टीम है टीचर्स की, वो आप साथ में मिलिए और डिसाइड कीजिए कि चलो इस महीने हम लोग एक प्रोजेक्ट बच्चों के साथ करते हैं, और वो प्रोजेक्ट में हम लोग 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक तो लर्नर्स नीड, कि भाई हमें कौन सी स्किल्स पे काम करना है, कि भाई बच्चों को अभी ये स्किल पे काम करना है, ये हमारे बच्चों को कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है, या इनको मैथ्स के ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, हमारे बच्चे बोलते नहीं हैं, उनको पब्लिक स्पीकिंग का अनुभव नहीं है, उसमें थोड़ा कुछ करना चाहिए। तो ऐसे जो भी नीड है, जो डेवलपमेंटल स्टेज में से बच्चे गुजर रहे हैं और उनकी जो नीड है, वो पहले आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। देन आपके जो सब्जेक्ट की नीड है कि भाई एग्जाम में ये आने वाला है, ये तो आना ही चाहिए बच्चों को, ये करिकुलम में है, तो वो थोड़ी सी नीड आइडेंटिफाई कर लो। और उसके बाद नाउ यू कैन डिजाइन अ लर्निंग जर्नी कि जिसपे बच्चों को मजा आए, बच्चों का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो, बच्चों को मीनिंगफुल लगे। ऐसा कोई आप टॉपिक ले सकते हो, ऐसा ड्राइविंग क्वेश्चन ले सकते हो कि भाई आपको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ाना है, या आपको पेड़ पौधे एनवायरमेंट साइंस के बारे में कुछ पढ़ाना है, ठीक है, और आपको एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना है उसको लेके। देन हाउ एक बगीचा कैसे उगता है, ठीक है, किचन गार्डन कैसे तैयार होता है, वो प्रोजेक्ट ले लो आप, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट पूरा डिजाइन कर सकते हो जिसमें सीड से लेकर पूरा बगीचा बनने तक पूरी जर्नी जो है वो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सीड्स कैसे पसंद करते हैं, उसमें कौन से टाइप्स आते हैं, कौन सा सीड अलाइव रह सकता है, कौन सा डेड हो जाएगा, वो सारे क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल जो है, बायोलॉजी के सवाल जो है, एनवायरमेंट साइंस के सवाल है, जो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। उस पर जर्नलिंग करवा सकते हो, उसमें फिल्म बनवा सकते हो, उसमें एक ड्रामा बनवा सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली आपको बच्चों को जो इंटरेस्ट आए, बच्चों को मीनिंगफुल लगे, ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है, और आपकी जो लर्निंग नीड्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। दोनों को मर्ज करके एक प्रोजेक्ट डिजाइन आप कर सकते हो। आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो कि 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट रखना है, 1 महीने का प्रोजेक्ट रखना है, या लॉन्ग प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 6 मंथ्स लॉन्ग एक्सपीडिशंस होते हैं, जिसमें पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का किसी स्कूल ने अभी एक्सपीडिशन किया था, तो वो 6 मंथ लॉन्ग है। कुछ उगना तो चाहिए खेत में, तब पता चलेगा ना क्या हो रहा है, तो वो पूरा लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। बहुत सारे आइडियाज ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में आपको रिसोर्सेज का लिंक भी दे दूंगा कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो, कहाँ पे रेडीमेड लेसन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आप स्टडी कर सकते हो और अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, मॉडिफाई करो और अपने स्कूल में उसको अप्लाई करो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से पढ़ाए, जरूरी नहीं है कि आप खाली आप प्रिंसिपल को कन्विंस करते रहो कि नहीं हमें ऐसा ट्राई करना है। आप थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने ऑनलाइन मीडियम में भी ये ट्राई कर सकते हो। मतलब आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, उसके साथ साथ भी यू कैन project based learning basically. Yeah. Wow, I like how you've taken like very specific examples of an organic farm and projects that people can actually implement in their classrooms.
So over the period of time, आपने खुद काफी implement किए रहेंगे. You know facilitated so many projects. Do you have any of your favorite projects, maybe something that's very close to your heart and which has been able to integrate different subjects like this, math, science, social studies, something that really stands out in your journey for you? Could you perhaps share something like that with us? श्योर। सो मैं जब स्कूल में काम करता था तब बहुत सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हम लोग करते थे। मैंने जिन भी स्कूल में काम किया है वो भी फुल ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्कूल्स नहीं थी। मतलब मैं भी प्रॉक्सी पीरियड्स में या कोई टीचर नहीं आता था उन सारे पीरियड्स में या रिसेस टाइम में या स्कूल के बाद के समय का यूज़ करके हम लोग प्रोजेक्ट्स करते थे। तो बिकॉज़ नोबडी इज़ लाइक रेडी टू गो कि भाई हाँ, हम 2 पीरियड दे देंगे, आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करो, ऐसी बहुत कम जगहें होती है। और हमें मेन स्ट्रीम स्कूल्स के बारे में भी सोचना चाहिए। इफ यू आर अल्टरनेटिव स्कूल एंड यू आर डूइंग वेरी लिबरल वर्क विद चिल्ड्रन की जिसमें फ्रीडम है आपको काम करने की और आप रियली होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में सोच के काम कर रहे हो कि हमें वो पाना है और उसके तरफ प्रोसेसेस होने चाहिए। तो ऐसी बहुत कम जगहें होती है। वो बहुत सारे बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अगर जब आप काम कर रहे हो तब आपको समय निकालना आना चाहिए कि कहाँ से आप टाइम निकाल के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, एक ऋषिकुंज करके स्कूल है भुज में जहाँ पे मैं काम करता था। तो वहाँ की टीम के साथ मिलके मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट था। तो फाइबर टू फैब्रिक नाम का एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने फाइबर से लेके फैब्रिक बनने तक की पूरी जर्नी हमने तय की थी बच्चों के साथ। तो भुज में जो है वो वूल बनता है बेसिकली, वहाँ पे तैयार होता है और फिर उसका नेचुरल डाइंग भी करते हैं, कलर भी करते हैं उसको और उसमें से चीज़ें बनती हैं। तो हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत ऐसे की थी कि बच्चों को पहले एक एक्सपीरियंस दिया कि चलो हम लोग चरवाहों के घर पे जाके रहेंगे, ठीक है। और चरवाहा के घर पे जाके हम लोग नाइट स्टे किया और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो देखने की कोशिश की कि वो सुबह में जल्दी उठ के चरवाहे जो है वो अपने भेड़ बकरियों को लेके चराने जाते हैं। तो हम भी साथ साथ में चराने के लिए गए कि क्या करते हैं, फिर बकरी के दूध की चाय पी, कैसे बनती है, क्या करते हैं, देन वापस आके वो लोग क्या खाना बनाते हैं, कैसे करते हैं एंड उनकी रोजी रोटी कहाँ से आते हैं, वो लोग कैसे पैसा कमाते हैं, वो लोग जो भेड़ है उसके बाल काट के कहाँ पे देते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है, वहाँ पे कलर कैसे करते हैं, उसका वीविंग कैसे होता है, उसको किसको बेचा जाता है। तो पूरी जर्नी में बच्चे इन्वॉल्व थे और उनको भी कई सारे टास्क उसमें मिल रहे थे कि चलो नेचुरल फाइबर किसे बोला जाता है और सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है और फाइबर में जो एस्थेटिक आता है कि भाई आप उससे कुछ बना रहे हो तो उसमें जो एस्थेटिक सेंस होती है, कौन सी डिजाइन होनी चाहिए, किससे ज्यादा कौन सा जो वूल है उससे हमें ठंडी नहीं लगेगी और कौन सा जो फैब्रिक है जिससे हमें वो समर्स में पहनना चाहिए जिससे हमें थोड़ा सा कूल रह सके हम लोग। तो इस तरह की पूरी स्टडी जो है वो फाइबर टू फैब्रिक की पूरी जर्नी में हम लोगों ने की। तो इसमें बेसिकली मैथ, साइंस में भी हम लोगों ने स्पेसिफिकली एक चैप्टर पे ये जो काम किया कि जो फाइबर का चैप्टर आता है उस पे हम लोगों ने काम किया। फिर एनिमल्स की जो जर्नी होती है, एनिमल्स कहाँ से कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, चरवाहों की लाइफस्टाइल क्या होती है, तो सोशल साइंस थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ इसमें। तो इस तरह से लिटरेचर भी हमने इनकॉर्पोरेट किया कि भाई बहुत सारी चरवाहों के रिलेटेड स्टोरीज हम लेके आए और उसको इंट्रोड्यूस किया। गाने, फोक टेल्स जो थी, फोक गाने जो थे चरवाहों के रिलेटेड वो हमने सुनाए बच्चों को। तो इस तरह से पूरा इमर्शन इनटू द टॉपिक वो किया और ये पूरी जर्नी में जो है वो थोड़े से हुक पॉइंट भी होने चाहिए जिसमें बच्चे थोड़े से अटैच रह गए, या आगे क्या होगा, अभी चरवाहों के घर पे जाके आए हम, अभी नेक्स्ट एक्सपीरियंस क्या होगा, उसमें से हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो सबके लिए नई चीजें होती है और बच्चे उसमें बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि वाह हमें इनके घर जाना मिलेगा, व्यू कैसे करना है। तो चरखा चलाना बच्चे ट्राई कर रहे थे कि चरखा कैसे चलता है। तो उन्होंने देखा है सिर्फ पिक्चर में कि गांधी जी चलाते थे चरखा, हमने तो कभी देखा ही नहीं है, अब तो चला ही रही है, तो लेट्स ट्राई इट आउट। उसमें
मतलब सेंसिस पे बहुत अच्छा काम होता है, आपको धीरज से चलाना पड़ता है, ऐसे वो टूट जाएगा धागा, ठीक है, आपको धागा टूटने नहीं देना है। तो वो एक धीरज पे काम होता है, आपकी सेंसिस पे काम होता है, कंसंट्रेशन, आपको ब्रीदिंग पे कंसंट्रेशन करना है और वो चरखा चलाना है। तो वो कितना संवेदनशीलता पे कितना काम हो रहा है। आप एम्पैथी लेके आते हो कि चरवाहे कैसे रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। हम तो मतलब एसी वाले घर में रहते हैं और कभी हमने मतलब कोट पहन लिया वूल का, पर अभी हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये बनाने वाला कौन है, वो कैसे रहता है और वो कैसी जिंदगी जीता है। तो वो भी एक एम्पैथी भी आती है, उनके बारे में भी जानते हैं। तो दैट इज वन प्रोजेक्ट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और एक छोटा सा दूसरा प्रोजेक्ट है जो हमने अभी रिसेंटली किया था जनवरी में, जब थोड़ा सा लॉकडाउन थोड़ा सा खुला था, तब हमने एक रेसिडेंशियल कैंप किया था बच्चों के साथ। तो वो 3 दिन का कैंप था, उसमें हमने फूड पे प्रोजेक्ट्स किए थे बेसिकली, कि हमारा फूड कहाँ से आता है और हम लोग कैसे उसको परसीव करते हैं बेसिकली। तो बच्चों ने 3 दिन साथ में रहे, हम लोग उसमें खुद खाना बनाना सीखे हम लोग। फिर जो पैकेट्स आते हैं जो हम लोग फटाफट से खोल के खा लेते हैं, तो उसका इंग्रेडिएंट्स कभी हम लोग पढ़ते नहीं है। तो हमने वो एक प्रोसेस किया कि यार ये इंग्रेडिएंट्स क्या है और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे है कि नहीं, क्या उसके बिना हम जी सकते हैं क्या। एक तो हेल्थ पे भी असर होता है, दूसरा एनवायरनमेंट पे भी असर हो रहा है कि आप प्लास्टिक बाहर फेंक रहे हो, उसकी असर भी होती है। तो पूरी एक जर्नी की भाई हमने स्टार्ट किया एक स्टोरी से। गुजराती में एक स्टोरी थी लाडू नु जमन करके। तो लड्डू का जो लंच ऐसा कह सकते हो आप। तो एक जो उसका मेन कैरेक्टर था, उसको लड्डू बहुत ही पसंद है, मतलब वो अपनी नौकरी छोड़ देता है उसके लिए, अपना मैरिज छोड़ देता है उसके लिए, अपने बहुत सारे रिश्ते छोड़ देता है बिकॉज ऑफ लड्डू, कि उसको जहां पे भी मिलता है वो चला जाता है एंड देन ही डोंट नो एनीथिंग, मतलब कुछ पता नहीं रहता है उसको, अलग ही जोन में चला जाता है। तो गुजराती में एक शब्द है, शायद हिंदी में भी आशक्ति करके एक शब्द है, कि हमें कुछ चीजों की आसक्ति होती है, हमें एक ऐसा होता है कि ये मिल जाए तो मतलब हम फिर उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। कुछ लोगों को पिज्जा की आसक्ति होती है, कुछ लोगों को आइसक्रीम की आसक्ति होती है, कुछ लोगों को चॉकलेट की आसक्ति होती है। तो हमने वहां से स्टार्ट किया कि भाई बच्चों, आप लोगों को कौन सी आसक्ति है, मतलब वो फूड में भी हो सकती है और ओवरऑल लाइफ में हो सकती है, और उससे स्टार्ट करते हैं। एंड वो एक्सप्लोर करते गए कि हम हमारे सेंसेस पे काम कर सकते हैं क्या, हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, सिर्फ हमें टेस्ट के लिए खाना खाना चाहिए या उसके जो ओवरऑल बेनिफिट है उसके लिए खाना खाना चाहिए। और खाना खाने के पीछे कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, फार्मर ले लो, पूरी इकोनॉमी है, मार्केट है, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हम उनके रिस्पेक्ट करते हुए, क्या हम उनके जो डायनेमिक्स है वो जानते हुए खाना खा रहे हैं, या सिर्फ टेस्ट के लिए मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है इसीलिए खा रहे हैं। तो वो सारे नुआंसेस हमने उसमें कवर करने की कोशिश की। और लास्ट उसका एंड जो हमने किया वो सोलर कुकिंग से किया। बच्चों ने कार्डबोर्ड और जो वो फॉइल आती है उससे हमने सोलर कुकर बनाया, और उसमें हमने रागी से बनाई हुई केक को बेक किया, और फिर वो केक हमने खाई। तो वो बहुत ही अलग एंडिंग था हमारे लिए कि चलो हम खाली सवाल पे बात नहीं कर रहे, हम सॉल्यूशन भी ला रहे हैं कि इस तरह से कुछ करते हैं हमने। तो उसमें से 2 प्रोजेक्ट्स निकल के आए, बच्चों ने खुद एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट लिए। तो 3 दिन तो खत्म हो गए, कैंप तो खत्म हो गया। उसके बाद कुछ बच्चों के ग्रुप ने प्रोजेक्ट लिया कि हमें जो है मैदे पे रिसर्च करना है, क्योंकि बहुत सारी अनहेल्दी चीजों में मैदा आता है, ठीक है। तो उन्होंने सवाल किया कि भाई ब्रेड में मैदा, बन में मैदा, फिर पानी पूरी में मैदा, सब मैगी में मैदा, सब में मैदा आता है, तो ऐसा तो क्या है इसमें कि जो सारी चीजों को अनहेल्दी बना देता है, वो भी तो गेहूं में से ही बनता है मैदा, तो ऐसा क्या हो जाता है। तो ये सवाल स्टिक कर गया उनको, एक हिट कर गया। तो वो बोले कि हम इस पर रिसर्च करेंगे। और कुछ 4-5 बच्चियों के ग्रुप ने, लड़कियों के ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट लिया कि हम लोग अल्टरनेट रेसिपीज की एक बुक डिजाइन करना चाहते हैं, कि यार मैगी बहुत पसंद है पर अभी छोड़ नहीं सकते, मतलब ऐसे तुरंत कैसे चपटी बजाते हुए छोड़ दे, हमको कुछ अलग चाहिए इसके लिए। तो क्या दूसरी टाइप की मैगी बन सकती है क्या। पास्ता बहुत पसंद है, तो क्या ऐसे अल्टरनेट रेसिपी है क्या पास्ता बनाने की, जिसमें हेल्थ भी अच्छी रहे और एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस भी रहे कि भाई हम लोग कुछ नुकसान नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक थोड़ी सी बुक डिजाइन करने की कोशिश की है, 4-5 रेसिपी उन्होंने ढूंढी भी है,
और वो अभी उस पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो हमें सिर्फ इग्नाइट करने की जरूरत है। और इसमें टीचर का रोल बहुत ही फैसिलिटेशन वाला है, तो फैसिलिटेशन करना होता है, आपको ऐसे ऑर्डर नहीं करना ये पढ़ना है ये करना है वो नहीं, आप सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देते रहो, आप हिंट देते रहो, आप सवाल पूछते रहो और वो जर्नी आगे बढ़ती रहे। तो ये कुछ मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स रहे हैं। Thank you, Mihir. This is so nice. I mean, you can't right now see the Facebook comments, I'm assuming, but we've got like a lot of people saying very inspiring, very interesting. We have a Vishal Parekh saying social connection and emotional connectivity. And I see that, right? Social connections, which is something that's so important, which gets out जब हम classroom में पढ़ रहे हैं. You lose that community में जो हम पढ़ रहे हैं वो community की मदद में कैसे आ सकता है? Like whatever you're learning, how can I take it to a community and help them, and also increase my understanding of what happens in the community around me. So you told me about different projects that you've done with children. Can I wanted to ask you at that time, what were the age groups of these children? कितने छोटे थे? And also to extend that, कितने उम्र से we can start this project based learning? Can we do it with elementary? Can we do it with secondary high school? Can we even do project based learning with preschools? Like can they do like chota collages or paints or something of that sort? Perhaps if you could share that with us. श्योर। सो किंडरगार्टन से स्टार्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो सकते हैं, नॉट जस्ट ओनली कॉलाज और पेंटिंग और जस्ट राइटिंग प्रोजेक्ट्स, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। और जैसे कि एक प्रोजेक्ट हो सकता है मेकिंग अ टाइनी हाउस, लाइक डिजाइन योर ओन हाउस, और उसमें आप अलग अलग तरह के घर के बारे में बात कर सकते हो, घर के साथ जुड़े हुए वर्ड्स के बारे में बात कर सकते हो, घर के साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में बात कर सकते हो, घर के साथ जुड़े हुई और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बात कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली बच्चे डिजाइन करेंगे, पहले तो ड्रॉ करेंगे डिजाइन की कैसा घर बनाना है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी है, मेरा खुद का रूम होना चाहिए अंदर, मेरे पपी का रूम होना चाहिए अंदर, क्या उसके लिए स्पेस होनी चाहिए, पापा को ऐसी चीजें ऐसे रखना पसंद है तो क्या उनके लिए अलग स्पेस डिजाइन करेंगे, क्या मेरी छोटी बहन वो इतने बड़े सिंक में हाथ नहीं धो सकती, क्या उसके लिए छोटा सिंक बनाएंगे क्या। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स क्या वो इंक्लूड कर सकते हैं और उसमें से नई चीजें उभर के आती है। तो जस्ट आपको प्रॉम्प्ट देना है कि चलो हम अपना घर डिजाइन करते हैं, चलो हम अपनी बोट डिजाइन करते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज नॉट लाइक लॉन्ग थिंग, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के। कोई प्रोजेक्ट जो होते हैं वो खाली ओनली रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बच्चे रिसर्च करते हैं, ठीक है। कोई वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है कि भाई हमारे हमको एक ऐसा घर चाहिए जिसमें बच्चे भी रह सकते हैं और एनिमल भी रह सकते हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लम नाउ वी नीड टू सॉल्व इट, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग रिसर्च करेंगे, उसके लिए डिजाइनिंग करेंगे, वो सब लाएंगे। फिर कोई लेके आता है कि भाई हमें हमारे जो स्कूल में जो एक जो अंकल होते हैं, प्यून अंकल होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही भागा भागी करते हैं, कोई यहाँ की कीज मंगवाता है, कोई वो बुक मंगवाता है, ये सब उनको एक जगह पे लेने जाना पड़ता है। तो कैन वी डिजाइन समथिंग लाइक ऐसा शर्ट बना दे या ऐसा ड्रेस बना दे कि जिसके अंदर सब कुछ वो रख सकते हैं, इतने बड़े बड़े पॉकेट्स है उसमें कि वो नोटबुक रख सकते हैं, वो कीज रख सकते हैं, क्या ऐसा बेल्ट बना सकते हैं जिसमें सारी कीज वो चिपका सके, लगा सके, और सारे टूल्स भी अंदर आ जाए तो उनको भागना ना पड़े। तो ये बच्चे का ख्याल है, उनको ये प्रॉब्लम दिखा, टीचर ने उसको फैसिलिटेट किया कि कैन वी सॉल्व इट, कुछ कर सकते हैं क्या। तो बच्चों ने दिमाग लगाया कि यस लेट्स डू समथिंग, और वो डिजाइन करने लगे। लोगों को इंटरव्यू, पहले इन्होंने इंटरव्यू लिया कि अंकल आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है आप बताओ। तो अंकल ने बताया कि मुझे ये हो रहा है, ये भागना पड़ रहा है, मुझे ये मंगवाते हैं। तो उनकी नीड एनालिसिस किया उन्होंने, और उस पे से फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि ओके तो ये हो सकता है, ये 4th 5th ग्रेड के बच्चे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो, और अल्टीमेटली कुछ आप डिजाइन भी कर सकते हो। फिर आप कोई और प्रॉब्लम ले लो कि भाई चलो हमें जो है कोई आप स्पेसिफिक टूल के साथ भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। जैसे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चों के लिए स्क्रैच करके, जो MIT मीडिया लैब ने बनाई है। तो हमने एक प्रोजेक्ट उसके साथ किया था, हैकाथॉन की थी बेसिकली, कि जिसमें बच्चों को हमने थीम्स दे दी थी
और वो थीम पे उनको वो कुछ प्रोग्राम बनाना है, गेम्स बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो थीम्स थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जीरो हंगर, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी या एजुकेशन, ऐसे जो यूएन के सस्टेनेबल गोल्स है वो हमने थीम दे दी। तो जीरो हंगर पे इतने इंटरेस्टिंग गेम्स बनाए हैं बच्चों ने कि भाई आपका खाना जो है, तो उन्होंने एक गेम बनाया कि जिसमें आप ऐसे बेसिकली जैसे सांप सीढ़ी आप खेलते हो, सॉरी लूडो खेलते हो, ऐसा होगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको, नॉट सॉरी लूडो नहीं, मोनोपोली जैसा, जिसमें आप आगे बढ़ते जाओगे और आपको चीजें मिलती जाएगी और आपको चूज करना है कि आपको खाना मिला है, आपने उस खाने को वेस्ट किया तो इतने पॉइंट्स आपको कट जाएंगे, और आपने उस खाने को फिर अगर किसी जरूरतमंद के पास पहुंचाया तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने पूरी मोनोपोली जीरो हंगर पे बनाई थी। देन वन हमारे स्कूल में एक इको बड़ी करके हम क्लब चलाते थे, जिसमें हम एनवायरमेंट रिलेटेड काम करते थे बच्चों के साथ मिलके। तो उसमें बच्चों ने एक कार पूलिंग ऐप बनाई थी कि जिसमें कि भाई एक उबर और ओला तो है ही, पर क्या मेरी सोसाइटी में से कोई नजदीक के जगह पे जा रहा है। जैसे मैं भुज में काम करता था तो वहाँ पे मांडवी जो है, इट्स समुंदर है, वहाँ पे बीच है बेसिकली। तो लोग वीकेंड पे वहाँ पे जाते हैं टहलने के लिए, मजा करने के लिए, ठीक है। तो भुज में से 60 किलोमीटर दूर है, तो लोग अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी लेके जाए तो बहुत सारा पेट्रोल वेस्ट होगा, बहुत सारा पेट्रोल जाएगा उसमें। तो कैन वी मेक ऐप के जिसमें मेरी सोसाइटी में से कोई जा रहा है तो वो उसमें ऐड ऑन कर दे कि मैं आज मांडवी जा रहा हूँ, मेरे पास 2 सीट खाली है, किसी को आना है तो चलो। तो देन दे कैन वो लोग बैठ जाएंगे, वो लोग जा सकते हैं। तो समथिंग लाइक दैट। तो वो छोटा सा सॉल्यूशन था और उसमें से आगे चीजें बढ़ी। तो वो लोकल लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो मैंने जो फूड वाला प्रोजेक्ट बताया वो बड़े बच्चों के साथ था, 7, 8, 9 ग्रेड के बच्चे थे। फैब्रिक वाला प्रोजेक्ट जो बताया वो 5th ग्रेड के बच्चों से हमने किया था, उनके साथ वो किया था। 5th and 6th साथ में थे, 6th में चैप्टर आता है फैब्रिक का, तो हमने साथ में किया था। तो इस तरह से किंडरगार्टन टू कॉलेज के बच्चों से लेके जो भी एडल्ट्स है उनके साथ भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है मुझे लगता है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आप सवाल पूछे, तब तक मैं रूम में चला जाता हूँ जिससे लाइट आ जाए, बेसिकली अंधेरा हो रहा है इसलिए। या Sure, no problem, Mihir. We'll do that. And maybe what I'll do is I'll just read up some of the comments which are coming on Facebook. There are a lot of people who are saying it's very interesting and so nice. And we also have a question from Seema. So Seema says, Mihir, I heard once you said about project on designing a dustbin. Could you narrate that? So maybe once Mihir comes back to us on in his brightly lit room, we'll take up that question. In the meantime, I would also ask the viewers if you have any questions for Mihir, you can put it on the Facebook Live, put your questions down, anything you want to know about project-based learning. And yeah, we have Mihir back with us. Mihir, were you able to hear our question or would you like me to repeat it? No, I got the question, yeah. Awesome. So हाँ, मतलब मैं पिछली टॉक में आई थिंक मैंने एक वेबिनार में बताया था डिजाइनिंग अ डस्टबिन का जो प्रोजेक्ट हमने किया था, बहुत साल पहले की बात है। आई थिंक 2013 में या 12 में मैंने किया था ये प्रोजेक्ट। तो बेसिकली आइडिया ये था कि हमने बच्चों को बोला कि भाई आप कैंपस में जाओ, स्कूल के कैंपस में जाओ और कुछ नेगेटिव चीजें ढूंढ के लाओ, प्रॉब्लम्स ढूंढ के लाओ, क्या क्या गलत लग रहा है आपको, क्या चीज सही नहीं लग रही है, वो ढूंढ के लाओ। तो बहुत वेरियस एज ग्रुप के बच्चे थे, मतलब किंडरगार्टन टू लेके 6, 7 ग्रेड के मिक्स बच्चे थे, ठीक है। वो सब गए और सब ढूंढने लगे। कोई बोला कि भाई फिर वापस आए, किसी ने बोला कि पार्किंग ठीक से नहीं किया है, या ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं चलता। फिर किसी ने बोला कि ये कलर ठीक नहीं है, किसी ने बोला कि पानी नहीं आ रहा है नल में। पर मोस्ट ऑफ दी चिल्ड्रन से कि गंदगी बहुत है, कचरा बहुत है, ठीक है। लोग जो है वो कचरा पेटी में नहीं डाल रहे, कहीं पे भी डाल दे रहे, और उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक वॉक एंड बहुत ही गंदा लग रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ, मेरे को भी ऐसा लगा, क्या करेंगे इसका ऊपर, मतलब क्या, इज देयर एनी सॉल्यूशन। तो बोले हाँ, मतलब
लोगों को समझाना चाहिए कि कचरा कचरा पेटी में डालना चाहिए, डस्टबिन दिया है, इतने बड़े-बड़े ग्रीन डस्टबिन रखे हैं, कोई नहीं डाल रहा है। तो मैं बोला आप थोड़ा सोचो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो मैंने उनको टाइम दिया सोचने के लिए। तो कुछ बच्चे आए मेरे पास, "मीर भैया हमने सोच लिया क्या करना है।" मैं बोला बताओ? तो बोले हम है ना एक रैली करेंगे, हम एक कैम्पेनिंग करेंगे। बोले कैसा कैम्पेनिंग? तो हम बड़े-बड़े पोस्टर्स बनाएँगे, उसपे लिखेंगे कि कचरा कचरा पेटी में डालना चाहिए एंड वी विल गो टू ऑल सोसाइटीज़ एंड ऑल द पीपल और उनको समझाएँगे, हम रैली करेंगे, कैम्पेनिंग करेंगे। बोले ठीक है अच्छा आइडिया है पर यार कुछ और सोचो ना मतलब ये तो करते ही है ना लोग, पर नहीं समझते ना लोग मतलब इतना हो रहा है, देखो ये मोदी जी भी कर रहे हैं कैम्पेनिंग, नहीं समझ रहे स्वच्छ भारत का कैम्पेनिंग कितना सारा हो रहा है, नहीं समझ रहे कुछ। तो बोले हाँ, सही बात है मीर भाई, हम कुछ और सोचते हैं। और एक ग्रुप आया और वो छोटे बच्चों का था, तो वो मुझे बोले कि मीर भाई हम क्या करेंगे, जो भी कचरा कचरा पेटी में डालेगा ना, उसको एक चॉकलेट देंगे। तो इट विल बी गुड ना, वो लोग डालेंगे फिर मज़ा आएगा उनको। तो मैं खुश हो गया, हाँ भाई अच्छी बात है। फिर मैंने उनको सवाल पूछा कि इतनी सारी चॉकलेट लाओगे कहाँ से? पैसे है क्या तुम्हारे पास? तो बोले नहीं पैसे तो है ही नहीं, इतनी सारी चॉकलेट हम नहीं ला सकते। तो मैं बोला कुछ और सोचो। फिर वो लोग और गए सोचने के लिए। तो ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होता रहा, आइडियाज़ आते रहे। तो हमने थोड़ा-सा डिसाइड किया कि पनिशमेंट एंड प्रीचिंग नहीं करना है। कि हमें पनिशमेंट नहीं देनी है, कचरा नहीं डाल रहे हैं तो और प्रीचिंग भी नहीं करना है कि भई आप डालो, ऐसा भी नहीं करना है। तो क्या करेंगे? क्या डिज़ाइन में कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से लोग खुद ब खुद कचरा डालने लगे? तो एक लड़की बोली कि मीर भाई कचरा डालने में जिस चीज़ में मज़ा नहीं आता वो चीज़ हम क्यों करेंगे? ऐसा उसने सवाल उठाया। जो चीज़ में मज़ा ही नहीं आता वो चीज़ हम क्यों करेंगे? तो बोला किसमें मज़ा नहीं आता? तो बोले कचरा डालने में। कौन ऐसे इतनी मज़दूरी करे इतना डालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसमें मज़ा नहीं आता। तो बोले हाँ, मैं बोला ये पॉइंट अच्छा है। मैं मज़ा लाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो कोई बोला मुझे तो है ना डस्टबिन में मेरी राइम्स सुनाई दे ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। कोई बोला मेरे को कार्टून दिखाई दे ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये छोटे बच्चे आइडियाज़ देने लगे। तो बड़े बच्चे हँसने लगे, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो राइम थोड़ी सुनाई देती है डस्टबिन में। तो मैंने बोला कर तो सकते, ट्राई करते चलो। तो हमने बेसिकली ऐसा डस्टबिन बनाया, डिज़ाइन किया कि जिसके अंदर हमने एक छोटी-सी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाई कि जिसके अंदर हमने राइम्स रिकॉर्ड करके रख दी। और एक टच सेंसर होता है और वो टच सेंसर हमने कनेक्ट किया, बच्चों के साथ मिलके हमने प्रोग्रामिंग किया उसका कि भई ऐसे काम करता है इस तरह से और हमने ग्रीन डस्टबिन लिया उसके नीचे लगाया। द आइडिया ये है कि जैसे ही आप उसमें कचरा डालोगे, कुछ भी डालोगे, तो वो राइम बजने लगेगी और हर टाइम अलग-अलग राइम बजेगी। ठीक है? तो बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को। फिर हमने कुछ ऐसे साउंड्स अलग-अलग रिकॉर्ड किए कि जैसे कि आप ऐसे डाल रहे हो, तो ऐसे पानी का साउंड आता है या कोई कोई क्रैकर्स का फायर क्रैकर्स का साउंड आता है, तो कुछ अलग-अलग इनोवेटिव अलग मज़ेदार साउंड्स हमने फनी वाले साउंड्स उसमें डाले और रिकॉर्ड करके रख दिया। और ऐसा बहुत सारे ट्रायल हुए, मज़ा आया। फिर हमने क्या किया कि कैंपस बहुत बड़ा था, तो मैंने बच्चों को बोला कि भई आप जाओ और कैंपस में जो विज़िटर्स आ रहे हैं ना, उनको इंट्रोड्यूस करके आओ ये चीज़। तो वो लोग गए बच्चे और जो विज़िटर्स आ रहे थे, उनके जो छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको बुलाया कि 1 मिनट इधर आओ, मैं कुछ दिखाता हूँ मज़ेदार है। गए और डाल के दिखाए एक ऐसे टिंग साउंड आने लगा, टिंग मज़ा आ गया, वाह! तो बच्चों को पसंद आ गया कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि आधे घंटे में जो भी वो जो थम्स अप के या पेप्सी के कैन पड़े थे या फिर वो वेफर के रैपर्स पड़े थे, वो धीरे-धीरे डस्टबिन में आने लगे। मतलब हम देख रहे हैं कि जो भी विज़िटर्स आ रहे हैं, उनके बच्चों को जैसे-जैसे पता चल रहा है, वो लोग ढूँढ-ढूँढ के कचरा डस्टबिन में डाल रहे हैं और वी वर लाइक शॉक हाँ, वॉव! मज़ा आ गया, ये काम कर गई ट्रिक हमारी। तो इस तरह से बच्चों ने ये आइडिया निकाला और डिज़ाइन किया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था वो प्रोजेक्ट। तो ऐसे भी कर सकते हैं मतलब बच्चे मतलब कहाँ से क्रिएटिव थिंकिंग कर लेते हैं आपको कुछ पता नहीं है। ये आपको सिर्फ़ मौके देने हैं, वो रिलेशनशिप बनाना है कि जिसमें आपके साथ एक एक शेयरिंग हो सके, आपके साथ खुल के वो बातें कर सकते हैं। आपको ऑथोरिटेरियन नहीं बनना है, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे ही होता है, आप तो सोच ही नहीं सकते, आप तो आइडियाज़ ला ही नहीं सकते, तो तू तो छोटा है, तू क्या कर लेगा? ऐसे वाला जब आ जाते हैं बातें, तो फिर तो आप भूल जाओ। पर आप सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट कर रहे हो, जब आप चीज़ों को
एकदम खुल के शेयर कर रहे हो, और आपको जज नहीं करना है, बिल्कुल भी जज नहीं करना है कि बच्चा क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। आप पूरी फ्रीडम दो उसको, एज ए इक्वल इंडिविजुअल ट्रीट करो आप, तब वो चीजें बाहर आनी शुरू होगी। और तभी मतलब हमारा काम एज ए टीचर बच्चों को कुछ सिखाना नहीं है, पर वो जो अनफोल्ड हो रहा है ना, वो अनफोल्डिंग को फैसिलिटेट करना है कि वो धीरे धीरे निकल रहा है बाहर। तो बाहर आने में क्या हम मदद कर सकते हैं क्या? तो उसमें जो दिक्कतें आती है, कई बार अपनी सेंसेस की वजह से, अपनी इमोशंस की वजह से दिक्कतें आ जाती है कि हम गुस्सा हो जाते हैं, हमको कोई चीज पसंद नहीं आती। तो उसमें जो दिक्कतें आती है वो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो वही सोशियो इमोशनल लर्निंग आजकल जो बोला जा रहा है, वो वही है कि अपने सेल्फ इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसको समझा जाए और उससे आगे बढ़ा जाए। तो लर्निंग में जो दिक्कतें हैं, बेसिकली डेवलपमेंट होने में, ग्रोथ होने में जो दिक्कतें हैं, वो अगर हम लोग एज ए एजुकेटर वो सॉल्व करने में हेल्प कर पाए, तो लर्निंग तो अपने आप होने लगेगा। वो आपको अनफोल्ड होने के लिए सिर्फ फैसिलिटेट करना है। तो या सो दैट्स द आंसर। दूसरा कोई क्वेश्चन भी था, आई थिंक, वो मुझे याद नहीं है, पर हाँ। On Facebook, I think that was the only one I could see from Seema, but a lot of people have been saying it's very interesting, and we got a lot of very nice Wale comments. And I really like the idea of your singing dustbin. I mean, that's really unique. So while we are closing this, while we are coming to an end of the session, I would like you to maybe share some resources, like if as an educator, someone wants to do this but doesn't know how, maybe you can share some resources, books they can read, websites they can look up at, or any videos or something that you can suggest. आप चाहे तो आप प्राइवेट चैट में डाल सकते हो. आई कैन आल्सो शेयर इट ऑन द फेसबुक मैसेजेस सो पीपल कैन श्योर लुक श्योर। एट इट. या जस्ट अ मिनट में, आज सुबह ही एक्चुअली मैंने एक ब्लॉग लिखा जिसका नाम है पीबीएल की दुनिया। तो मैं जब मतलब हम बात कर रहे थे कि ऐसा सेशन करना है, तो मुझे विचार आया कि चलो कुछ लिख के जिस जिस रिसोर्सेज ने मुझे हेल्प की है, वैसे रिसोर्सेज को मैं गैदर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपको प्राइवेट चैट में लिंक डाली है जो आप फेसबुक पे रख सकते हो, और मैं यहाँ पे प्रेजेंट भी कर रहा हूँ। तो ये पीबीएल की दुनिया करके एक ब्लॉग लिखा है मैंने। तो बेसिकली इसमें मुझे जो हेल्पफुल लगे ऐसे रिसोर्सेज को गैदर करने की कोशिश करी है। तो पीबीएल वर्क्स करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जिसपे सब कुछ है, मतलब वाई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, व्हाट इज द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और कैसे करना है, हाउ वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सब कुछ इस पे डाला हुआ है। एड्यूटोपिया पे पीबीएल के अलग अलग एस्पेक्ट, मतलब पीबीएल के ऊपर कोई रिसर्च किया गया हो, ठीक है, तो कोई किसी को कन्विंस करना है कि भाई पीबीएल क्यों करना चाहिए, तो उस पे रिसर्च काफी सारे हुए कि लर्निंग आउटकम में क्या डिफरेंस आता है पीबीएल से, ठीक है, क्या बच्चे ज्यादा सीखते हैं इससे, क्या मोर डीपर लर्निंग होता है इससे। तो उस पे काफी सारे रिसर्च हुए हैं, तो वो रिसर्च आप इस पे पढ़ सकते हो। और दूसरे क्या क्या फायदे हैं, आप इक्वालिटी में, इक्विटी लाने में, क्लासरूम में बहुत सारे अलग अलग लेवल के बच्चे हैं उनको साथ में लाने में कैसे आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हो। यह बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, उसको पढ़ाने के लिए आप कैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हो। या आपको 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 फन लाना है आपके क्लास में, आपके क्लास में थोड़ा सा पैशन, एक्टिवनेस लानी है, तो कैसे आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे सारे अलग अलग एस्पेक्ट पे ब्लॉग पोस्ट इस पे अवेलेबल है एड्यूटोपिया पे। दिशा इंडिया फाउंडेशन करके एक संस्था है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और आउटबाउंड लर्निंग के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग काम करती है, तो उसके वेबसाइट को मैंने रखा है। मेरे एक मेंटर है जया रामचंदानी करके, उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी है, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एन एजुकेटर्स गाइड टू क्रिएट अ स्पेस फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन योर कोर्सेज। बेसिकली आप जो भी कोर्स पढ़ा रहे हो, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उसको उन्होंने उस ब्लॉग पोस्ट में डालने की कोशिश की है। फिर ये मैंने एक लिस्ट बनाया है, स्कूल एंड इनिशिएटिव यूजिंग पीबीएल विद डिफरेंट फ्लेवर्स इन इंडिया। तो भाई हेरिटेज स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल, रिवरसाइड, ग्रीन वैली, बिराम्बिका करके बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल है दिल्ली में, जो महर्षि अरबिंदो के और मदर के जो इंटीग्रल एजुकेशन के जो फिलॉसफी है उनकी,
उस पे काम करती है। तो वो विराम्बिका स्कूल के बारे में एक वीडियो है, उसका मैंने लिंक इसमें डाला है। एक कौशला करके एक राजकोट में एक संस्था है जो एकदम अल्टरनेटिव अलग तरीके का काम करती है, और उसमें बच्चे जो है वो प्रोजेक्ट से ही सीखते हैं और बहुत ही रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके। वो आप उसका वीडियो देखेंगे तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो बहुत ही अल्टरनेटिव फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो शायद वो चीज़ स्कूल में होते होते तो बहुत ही मतलब साल लग जाएंगे, पता नहीं कब होगा वो। पर स्कूल में हो सके ऐसी मैंने एक चीज़ डाली है, वो है सिटी एज ए लैब करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुंबई का ही है। वो लोग आपको अगर स्कूल में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाना है तो वो लोग एक कंपटीशन रखते हैं, एक कैंपेन रखते हैं कि जिसमें आपको आपके स्कूल के बच्चों को एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना है। जैसे कि किसी ने प्रोजेक्ट ले लिया जो है कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कि भाई हमारे मुंबई में गणपति के टाइम पे नॉइज पॉल्यूशन कितना होता है, दैट इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, तो बच्चे वो साउंड मीटर लेके जाएंगे, हर एक पंडाल में जाएंगे, वो स्टडी करेंगे कितना पॉल्यूशन होता है, कितना, वो ग्राफ वाफ बनाएंगे पूरा। तो सिटी को एज ए लैब यूज करना है, ठीक है। सिटी ही हमारा करिकुलम है, सिटी में से ही हम बहुत सारे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो सिटी को एज ए लैब बना के जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट या डेटा गैदरिंग प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले प्रोजेक्ट्स में आप बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, और फिर वो प्रोजेक्ट के अंत में एक कल्मिनेशन फेस्टिवल होता है जिसमें सारी स्कूल इकट्ठा होती है और वो अपने अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती है। तो सिटी इज ए लैब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इसको फैसिलिटेट करता है पूरे प्रोसेस को। आपको एक मेंटर मिलेगा जो आपकी स्कूल में आके आपको आपके बच्चों को फैसिलिटेट करेगा कि कैसे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है। उसके कोई सवाल होंगे तो वो पूछने के लिए वो मेंटर हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट जो है फैसिलिटेट किया जाएगा, जिससे आपको जो है सीखने को मिलेगा। जो भी टीचर शुरुआत करता है कर रहा है पीबीएल में, उसको सीखने को मिलेगा, और आप साथ साथ में बच्चे भी एक जर्नी पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे जो छोटे छोटे इनिशिएटिव है उनका यूज करना चाहिए। तो मुंबई में तो ये लोग काफी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। और लास्ट रिसोर्सेस ऐसा हो सकता है कि आप मेरा संपर्क कर सकते हो, लर्निंग वाला स्टूडियो इज वेरी हैप्पी टू हेल्प। मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस मॉडल या कोई ऐसी आकांक्षाएं नहीं है कि भाई इसमें से पैसे कमाया जाए, या इसमें से कुछ ऐसे कोर्सेज डिजाइन नहीं कर दिए हमने। बट एज ए फ्रेंड, एज ए फेलो एजुकेटर, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस, आई कैन शेयर माई आइडियाज। और आप लोग अपनी स्कूल में शुरू करो, जितने बच्चों तक ये प्रोसेस पहुंच सके, जितने एजुकेटर्स तक ये पहुंच सके, जितने पेरेंट्स इसको अपना सके। घर पे भी आप होम स्कूल कर रहे हो बच्चे को, देन ओनली यू कैन यूज, मतलब वो भी कर सकते हो आप, ऐसा जरूरी नहीं कि। और होम स्कूलिंग के लिए तो बहुत ही बेहतर तरीका है सीखने का, जिसमें आप ये कर सकते हो। तो ये कुछ रिसोर्सेज है। मेरी वेबसाइट है learningwala.com करके, जिसपे आप लॉग इन करके मेरा संपर्क कर सकते हो बेसिकली। Yeah, Mihir, Seema is asking what is the name of the organization that you were just talking about? सो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं, लास्ट वन इज सिटी एज अ लैब। तो सिटी एज ए लैब करके ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पे आप जा सकते हो। एंड हाँ, एंड माई वेबसाइट इज कॉल्ड learningwala.com। तो उस पे भी आप जाके ये जो रिसोर्सेज मैंने अभी दिखाए वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और ब्लॉग पोस्ट भी शेयर किया है। तो वेबसाइट पे भी आपको और भी नई नई चीज़ें आपको अपडेट मिलती जाएगी, एंड आप उसमें से कर सकते हो। एंड बेसिक आइडिया यही है कि ऐसे प्रोसेसेस आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो। देयर इज नॉट सेट मेथड, स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की। आप अपने बच्चे को ज्यादा जानते हो, आप अपनी नीड्स को ज्यादा जानते हो, और आप बच्चे को क्या पसंद है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से उसकी लर्निंग जर्नी डिजाइन करने की कोशिश कीजिए। आप मदर हो, आपके बच्चे को होम स्कूलिंग कर रहे हो, आपको पता है कि इसको ये जो जेसीबी मशीन या कार्स है उसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो कैन वी टीच समथिंग फ्रॉम दैट मीडियम, ठीक है। तो उसमें से शुरू करो नया प्रोजेक्ट। या वो इसको कुकिंग बहुत पसंद है, किचन में बहुत घूमती रहती है लड़की, तो उससे कुछ शुरू करो। देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो फिक्स सेट रूल के इसी तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है।
आप अपने मॉडिफिकेशन से कीजिए। मेन जो क्रक्स ऑफ दी थिंग है कि आपको बच्चे के साथ रिलेशन बनाना है और उसी से लर्निंग होगा बेसिकली। या Thanks a lot, Mihir. This was like a very, very informative session. And आपने इतने सारे technicalities बता दिए, आपने इतने सारे examples बता दिए. I think a lot of them, and if they haven't got it during this, we will save this video. We will share it on our Facebook page. We will also share it on our YouTube page. So if anyone has missed out on parts of it, you can always look back at it. All the references that Mihir gave, all the examples that he gave, and how we can take these examples and use it at our own homes and use it in our own classrooms. And of course they can check you out at Learning Wala Studio and take guidance from you, take help from you. So for all the viewers, I would like to say, do share our Facebook page and our Insta page, where we will call more people like Mihir. And that's the endeavor of Wholesome Conversations with Holistic Edu, to get people like Mihir and get his knowledge out there and get his expertise out there to help everyone else. So once again, Mihir, thanks a lot for being on part of this show. Thanks for coming to Wholesome Conversations. थैंक यू पूजा फॉर हैविंग मी। बहुत ही मज़ा आया शेयरिंग करने में, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होलिस्टिक एजुकेशन के पेज से जुड़े, जिससे ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके और बहुत सारे अलग अलग लोगों से सीखना हो पाए। और पेंडेमिक में यही एक होप है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे, एक दूसरे से सीखते रहे, जिससे जब भी मौका मिले हमें बच्चों के साथ काम करने का, तब ज़्यादा क्लैरिटी से, ज़्यादा अच्छे से हम लोग बच्चों के साथ जुड़ पाए। तो इट्स अ वेरी मतलब प्रीशियस टाइम टू लर्न एंड रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन बिलीव्स एंड आवर ओन मेथोडोलॉजीज बेसिकली। सो आप सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए और नए लोगों से कनेक्ट कीजिए। सो या, थैंक यू पूजा। Thank you. Thanks a lot, Mihir. On that note, I'll then end the session here. And to everyone, all our viewers, thanks a lot for being there. And do connect both with us and with Learning Wala Studio. And let's get more such. Let's build this community of passionate people, people who want to bring changes in education. Let's grow this community together. So, with that note, I'd like to close the session and thank you, everyone. Thank you, Mihir. Let me